हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो अब तक की क्लास 10th की, जिसमें हम आज चारों चैप्टर्स केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं और सारे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत करिए। इस वीडियो को अगर आप देख कर चले जाते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप केमिस्ट्री में पास हो जाओगे। मैंने फालतू की चीज़ें कुछ नहीं कवर की है, सिर्फ वही पढ़ाया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में रिपीट होता है या हर बार आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम जो पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आने के चांसेस है, देन चैप्टर 2, देन चैप्टर 3, 4। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की स्टार्टिंग करते हैं, सारा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों चैप्टर 1 में केमिकल इक्वेशन। मैं आपको बता दूं बच्चों, इस टॉपिक से हर बार आता ही आता है क्वेश्चन। हो सकता है डायरेक्टली ना आए, इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए, लेकिन इससे 100% कुछ ना कुछ आता है। तो आप अगर केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ से आपके 2-3 नंबर पक्का कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, वो भी ईजी ट्रिक के साथ। देखिए बच्चों, आज जो भी पढ़ाती जा रही हूँ पढ़ती जाइए, बहुत ही इजी तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ, तैयारी हो जाएगी आपकी। तो देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है आप समझना भी ज़रूरी है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, समझना भी ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब हम कोई भी चीज़ों को आपस में रिएक्ट कराते हैं और उससे कोई नई चीज़ बन के आती है। रिएक्टेंट हमारा कुछ और होता है, जो पहले होता है वो कुछ, और जब बन के आता है वो कुछ और होता है। तो हमारी जो होती है केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। मतलब जब नया सब्सटेंस बन जाता है दो रिएक्टेंट से और उसकी जो नई प्रॉपर्टीज बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसके टाइप्स पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहली रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखिए बच्चों, ये है ट्रिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों सेम है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें दो रिएक्टेंट होंगे ए और बी, और ये दोनों मिलकर एक रिएक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका ऑपोजिट है, इसमें ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि एक रिएक्टेंट होगा और दो क्या होंगे, इसमें प्रोडक्ट होंगे। मैंने बहुत ही इजी से यहाँ पर रिएक्शंस भी लिखी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब डेफिनेशन आप कैसे बना सकते हो? व्हेन two reactants react with each other to give one product, when one reactant gives two product is called combination and decomposition reaction। उसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए बी एक रिएक्टेंट होता है और सी एक अलग रिएक्टेंट होता है। तो इसमें ए बी जो ए और सी जो होता है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, तो सी बी और क्या बन जाएगा, ए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है इसमें ए बी और सी डी दो होते हैं। ए बी एक सब रिएक्टेंट होता है, बी सी डी एक रिएक्टेंट होता है। तो ये जो होता है इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ जुड़ जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ में जुड़ जाता है, तो हमारे दो नए रिएक्टेंट बन जाते, प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इनको देख लेते हैं अब यहाँ पर डेफिनेशन है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यहाँ से स्टार्ट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने जस्ट अभी ट्रिक बताई है आपको कि जब दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, मैंने यहाँ पर 4 रिएक्शंस लिखे, आपको जो इजी लगे आप वो पढ़ के जाओ, राइट। तो मैंने 4 लिखे, चारों याद नहीं करनी है, जो आपको सूटेबल लगे वो आप पढ़ के चले जाएंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने अभी जस्ट समझाई थी कि ये जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट ऑपोजिट है। इसमें एक रिएक्टेंट होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने यहाँ भी 4 रिएक्शंस लिखे, जो आपको ईजी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। अब जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बच्चों, ये 3 टाइप्स की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इन 3 टाइप से क्वेश्चन बन जाता है और है बहुत इजी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। इतना तो आपको पता चल गया कि इसमें एक रिएक्टेंट होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो ये रही यहाँ पर 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो देखो कोई चेंज नहीं है, इसमें भी एक रिएक्टेंट होगा और इधर दो प्रोडक्ट बनेंगे। बस आपको प्रेजेंस का ध्यान रखना है। जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है इसमें हम रिएक्टेंट को हीट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दी, CaCO3 हीट किया, Ca और CO2 निकल गया, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड।
इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हमें क्या करना है, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट देना है। तो जैसे वाटर रिएक्शन ली, H2H2 और O2 निकल जाएगा। फिर है एक फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में हमको सनलाइट की प्रेजेंस में करना है। जैसे 2AgCl ले लिया तो 2Ag अलग निकल जाएगा, Cl2 निकल जाएगा अलग। ये तीनों टाइप्स किसके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। अब आगे देखते हैं, ये आ गई आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी बताया मैंने कि इसमें AB एक रिएक्टेंट होगा, C अलग रिएक्टेंट होगा और C वाला जो होगा इसके मेटल के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये मैंने डेफिनेशन में लिख दी है, द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस आपको ध्यान रखना है, इसमें एक्सचेंज होगा, जो हाई रिएक्टिव होगा वो लो रिएक्टिव को अपनी जगह पर रिप्लेस कर देगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि आयंस का एक्सचेंज होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ। तो यहाँ पर देखो बहुत ईजी डेफिनेशन लिखी है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ये भी नहीं याद हो रही है तो इतना याद रख लो, एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट की ये रिएक्शन याद नहीं हो रही है तो डायरेक्ट कर लो, रिप्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उसके बाद बच्चों आती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इजी बहुत है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप पहचान कैसे करोगे, सीधी सी ध्यान रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी तो वो हमारी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो इजी सी डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन एंड लॉस हाइड्रोजन। अगर इतना भी याद नहीं आ रहा है तो सिंपल डेफिनेशन लिख देना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप लिख सकते हैं। देखो Mg से यहाँ पर Mg के पास O आ गया, तो यहाँ Mg नहीं था, यहाँ Mg के पास O आ गया। तो देखो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑक्सीजन बढ़ रही है, गेन हो रही है, तो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन बच्चों इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन लॉस होती है और हाइड्रोजन गेन होता है। तो वो ये हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा, इसमें रिएक्शन लिख दो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन एंड लॉस ऑक्सीजन। तो देखो CO से हमारा क्या बन गया, इसी रिएक्शन को आप उल्टा कर देना, यहाँ देखिए इस रिएक्शन को उल्टा कर देना, प्लस H2 लगा लेना या फिर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड से जिंक आ रहा है, तो जहाँ पर Zn के पास O है यहाँ नहीं है, तो देखो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो ऑक्सीजन का लॉस किस में होगा, रिडक्शन रिएक्शन में। तो ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल्स आपके पास गिवन है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको 9 केमिकल रिएक्शन समझाई और पक्का इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, 100% आएगा, चाहे थोड़ा घुमा के दे दे, इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से पढ़िए। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही इजी टॉपिक है और मैं आपको बता दूं ये डायरेक्टली पर्सनली नहीं पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। ये ऐसा होगा जैसे मान लो जी आपको केमिकल इक्वेशन कोई पूछ ली जाती है तो उसको आपको खुद से बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसलिए बैलेंस इक्वेशन को सीखना जरूरी है। तो मैं आपको 2 बार में समझा देती हूँ, मतलब 2 रिएक्शन समझा देती हूँ, तीसरी आप खुद से करिएगा। देखिए बच्चों, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब इतनी लॉन्ग वीडियो में बना नहीं पाऊंगी, तो आपको देखने पे भी दिक्कत होगी, इसलिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं तो आपको इजीली समझ लेंगे। तो देखो जैसे मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, एक बार में समझ में आ जाएगा ये कोई केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर इस पर ध्यान मत दीजिए और इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये कोई केमिकल रिएक्शन है तो हमें इसको बैलेंस कैसे करना कैसे करेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे भी 2 आना है, यहाँ पर भी 2 आना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो 2 रिएक्टेंट है, एक NaOH है और एक क्या है H2SO4। तो दोनों रिएक्टेंट को अलग अलग लिखना है हमें। जैसे NaOH है तो Na कितना है, 1। मैं इसको लिख कर ही दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले में क्या करना है, हमारे पास जो ये दोनों रिएक्टेंट है और हमारे ये जो दोनों प्रोडक्ट है हमें इनको अलग अलग लिखना है। जैसे Na है, Na कितना है, 1 है, O कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो ये हमारा एक अलग ग्रुप बन गया। ऐसे ही इसको अलग लिखना है, इसको अलग लिखना है, इसको अलग लिखना है, सबको अलग अलग लिखना है। ठीक है, मैंने सबको अलग अलग लिख दिया है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर सोडियम पे आ जाते हैं। यहाँ पर सोडियम हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर सोडियम 1 है, जबकि प्रोडक्ट में जाए तो प्रोडक्ट में इधर कितना है, 2 है। तो अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। अब
अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें कर तो हम सोडियम बैलेंस रहे हैं, बट हमें जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वो पूरे ग्रुप में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। तो हम ओनली नाइट्रोजन सोडियम में नहीं कर सकते। तो हम इसमें तो 2 1 जा 2, यहाँ पर हमारे सोडियम कितने हो जाएंगे 2, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी 2, और 2 1 जा 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2। अब देखो हमारे पास सोडियम 2 है, सोडियम बैलेंस है। ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4, और यहाँ पर हमारी कितनी हो गई 2, यानी कि इधर 6 ऑक्सीजन हो गई। अब अगर हम इधर देखें तो इधर ऑक्सीजन कितनी है 4 तो यहाँ पर है, राइट, और यहाँ पर ये 1 है, तो 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, यानी कि हमें 1 ऑक्सीजन की नीड और है, राइट। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो खाली ओ में नहीं कर सकते, जस्ट अभी भी मैंने बताया आपको कि हमें पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, चाहे हम एक एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, बट हमें मल्टीप्लाई पूरे ग्रुप में ही करनी पड़ेगी। तो देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि अब ऑक्सीजन तो 2 हो गई, बट हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। तो अब देखिए सोडियम 2 है, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 इधर है, 4 इधर है, तो यानी कि 4 और 6, तो 4 और 2 6। हाइड्रोजन देखो एक तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी टोटल 4 है। तो देखो हाइड्रोजन टोटल 4 ही हमारे ये हो गए। और सल्फर की बात करें, सल्फर यहाँ 1 है, देखो सल्फर यहाँ पर भी 1 है। तो इस तरह बच्चों रिएक्शन बैलेंस करनी है। अब आप खुद से देख लीजिए, चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पर ध्यान मत दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबको अलग अलग सेपरेटली लिख लेंगे। तो देखो हाइड्रोजन 1 था, अभी मैंने यहाँ 2 लिख दिया है क्योंकि मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की थी। आप खुद से करके देखिएगा, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर ये नाइट्रोजन 2 था, 1 था, ये सब मैंने कर रखी है बैलेंस, इसलिए आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। मैं दोबारा आपको समझा दे रही हूँ, मैं इस रिएक्शन को और समझा दे रही हूँ, और रिएक्शन मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, वो आप खुद से करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने ये रिएक्शन लिख दी, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सारे रिएक्टेंट को एक साइड, प्रोडक्ट को एक साइड, एटम वाइज लिख लीजिए। तो हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन देखो 3 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है। अब OH का 2 है, यानी कि इसकी इस पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो O कितने हो जाएंगे 2, और H भी कितने हैं 2। सेम ऐसे ही कैल्शियम तो है 1 ही है, लेकिन NO3 का क्या है 2 आइज, यानी कि N कितने हो जाएंगे 2, और O यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3 2 जा 6, तो O कितने हो जाएंगे 6। ऐसी ये नहीं है, H कितने है 2 और O कितना है 6। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो इधर हाइड्रोजन 1 है और इधर भी फिलहाल हाइड्रोजन 2 है, राइट, 2 है ना। तो अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से समझिए, तो हाइड्रोजन 2 है, तो अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, देखो 2 1 जा 2, अब ये नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ ऑक्सीजन हो जाएंगी 6। अब देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, अब देखो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 2, और इधर हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी है, तो 2 और 2 4, इधर 4 हाइड्रोजन है, जबकि इधर कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। तो अगर मुझे इधर से भी 2 बार से मल्टीप्लाई करनी पड़े तो इधर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए फिलहाल हमारे, इधर 4 हाइड्रोजन थे, इधर 4 हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन पर आते हैं, नाइट्रोजन इधर कितने हैं 2, देखो इधर नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन पर आते हैं, ऑक्सीजन इधर कितनी है, देखो 6 तो यहाँ पर है, राइट, और 2 यहाँ पर है, यानी कि टोटल कितनी ऑक्सीजन है 8। अब इधर देखते हैं, देखो 6 तो ये रही और 2 देखो हमारी ये बन गई, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। कैल्शियम 1 इधर है, 1 इधर है, हाइड्रोजन तो हमने बैलेंस कर ही ली। तो इस तरह से बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब मैं आपको 1 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप खुद से बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है, इसको आप खुद से बैलेंस करके देखना, ये नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको आपको नहीं लिखना है, फिर आपको बैलेंस करके देखना है, ठीक है। सेम ऐसे ही एक रिएक्शन ये है, ये आप नोट नहीं करेंगे, ये बैलेंस है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे, फिर आप खुद से बैलेंस करके देखेंगे। अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो इसका मतलब आप बैलेंस करना सीख गए। अब देखिए बच्चों, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं। इनमें से अंदर से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, या कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ, मैं आपको आंसर भी दिखा देती हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा। देखो बच्चों, ये है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता क्या है, जो मतलब खाना बहुत टाइम तक रखा रहता है, ठीक है, तो होता क्या है, वो रेंसिडिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बासीपन बोलते हैं ना उसको, मतलब खराब हो जाना वो होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच ऑयल एंड फैट इन फूड, जो हमारा खाना होता है उस वो जो हमारा सिंपल सी बात है ऑयल एंड फैट से जो बना होता है, तो वो क्या करता है, गेट ऑक्सीडाइज व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो जब वो हमारा जो खाना होता है, जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है ना, तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ड्यू टू द रेंसिडिटी, जब रेंसिडिटी डेवलप होती है
तो फूड डेवलप्स ए बैड स्मेल, तो खाना जो होता है उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, और अनप्लीजेंट टेस्ट यानी कि बहुत गंदा टेस्ट हो जाता है उसका, जो हमारे खाने को क्या बना, जो हमारे इट इज़ अनफिट फॉर ईटिंग, मतलब जो हमारे खाने के लिए ठीक नहीं होता। तो टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो हम रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हम फूड आइटम्स को जो है वो एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं या फ्रीज विद नाइट्रोजन गैस कर सकते हैं। जैसे बटर है, चिप्स है, फ्राइड स्नैक्स है, इनको अगर हम काफ़ी टाइम तक खुला छोड़ दें ना, तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक जब इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, खाने लायक नहीं होते। तो बेसिकली ये होता है रेंसिडिटी। तो आप नॉर्मली समझ भी गए होंगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब खाना होता है, मतलब जो खाना होता है वो बहुत जब काफ़ी टाइम तक रखा रहता है तो वो ऑयल और फैट जो होते हैं उस खाने के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में। तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका एग्जांपल्स वगैरह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, एक ये कोरोजन है। कोरोजन आप बेसिकली समझते ही होंगे, कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब किसी भी मॉइस्चर या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी केमिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, केमिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से जो हमारी मेटल्स वगैरह होती हैं, आर्टिकल्स वगैरह होती है, जब उन पर उसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसकी वजह से जब वो खराब होने लगती है तो हम उसको बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन इज द स्लो एंड ग्रेजुअल डैमेज ऑफ मेटल, मतलब ये जो कोरोजन की प्रोसेस होती है ये धीरे 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 होती है। आप देखते हो आपके सबके घर में मेटल्स के, लोहे के जो होते हैं, आयरन के गेट वगैरह होते हैं, विंडोज वगैरह होती हैं, तो अगर हम उन पर पेंट नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे जंग टाइप लगना स्टार्ट हो जाता है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो वो प्रोसेस एकदम तो उतनी कि आपने कल ठीक देखा और आज उस पर जंग लगा हुआ मिला, ऐसा नहीं होता। तो स्लो एंड ग्रेजुअल डैमेज ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर रिएक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। बिकॉज ऑफ कोरोजन मेटल लॉस देयर, अब जो कोरोजन की प्रोसेस होने लग जाती है, यानी हम किसी भी डोर पर नहीं करते इस प्रोसेस को, मतलब पेंट वगैरह या ऑयलिंग वगैरह नहीं करते, तो मेटल क्या करती है, वो लॉस कर देती है अपनी स्ट्रेंथ, शाइन और यूजफुलनेस, मतलब अपनी पावर, जो पहले वर्क स्ट्रॉन्ग थी वो चीज़ें, उसकी चमक चली जाती है, शाइन चली जाती है, और वो यूजफुलनेस हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है, फिर उसका कोई नहीं यूज करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स लाइक डोर, पाइप्स, ब्रिज एटसेट्रा। एक क्वेश्चन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ऑयल और फैट जो होते हैं कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। ये क्वेश्चन रेंसिडिटी से मिलता जुलता सा है, इसमें भी मतलब खाने के बारे में पूछा है कि जो हमारा खाना होता है वो ऑयल और फैट आइटम से बना होता है बेसिकली, तो उसको फ्लश्ड करते हैं विद नाइट्रोजन, क्यों, आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन क्यों, तो फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस N2 टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब अगर हम उसको खाली छोड़ देंगे तो उसका ऑक्सीडाइज होने लग जाता है एयर के कांटेक्ट में। तो एयर के कांटेक्ट से बचाने के लिए या नाइट्रोजन से मतलब प्रिवेंट यानी लिखा ना N2 टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन करने के लिए जो होते हैं ऑक्सीडेशन टू फैट एंड ऑयल causes rancidity to lead the bad smell and taste nitrogen in an inert gas, so it does not react with food and keep it fresh for a long time। एक बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे पूछ लेते हैं कि एक मेटल है कलर, जिस मतलब एक ब्राउन कलर की मेटल है, एलिमेंट है जो भी है, जिसको इन्होंने एक्स मान लिया, तो आपको ध्यान क्या देना है कि उसको हम हीट कर रहे हैं, और जब वो एयर की मतलब ऑन हीटिंग इन एयर, जब वो एयर के कांटेक्ट में आ रही है हीट करने पर, तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रही है। तो ब्राउन जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रही है, तो ये पूछा है कि उसका नाम क्या होगा, और वो ब्लैक कलर जो बना मतलब कैसे बना। तो इसका सीधा सा तो एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट जो है वो कॉपर है। कॉपर का कलर जो होता है वो ब्राउनी कलर का होता है, आपने देखा भी होगा। और जब हम उसको हीट करते हैं एयर के कांटेक्ट में, तो उसका जो कलर हो जाता है ना वो ब्लैक कलर हो जाता है, समझ गए। और बनता क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो मैंने यहाँ पे इसके रिएक्शन भी दिखा रखे हैं, कॉपर जब O2 के साथ में रिएक्शन करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारा किसका होता है, ब्लैक कलर का होता है, ये जबकि हमारा होता है ब्राउन कलर का। बनाता क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो यही पूछा है मैंने, लास्ट के 2 पॉइंट्स में यही लिखा है, आंसर इसका यहाँ से है। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर 2 में देखते हैं। चैप्टर 2 में हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब एसिड एंड बेस के बारे में पहले पढ़े तो सही कि क्या होता है एसिड बेस, और साथ में हम उसके क्या देखेंगे, रिएक्शंस। ईजी एकदम। देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस में थोड़ा सा मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सी चीज़ें रखी हैं। यहाँ से बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आपसे डिफरेंस ही पूछ लिया जाए कि एसिड बेस में डिफरेंस बताइए या क्या होता है।
कुछ भी शॉर्ट में एमसीक्यूज बनकर भी आ सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन मतलब क्या होता है, देखो एसिड जो होते हैं, मैं आपको यहाँ से ही सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप पहले एसिड ही देख लीजिए। जो हमारे एसिड होते हैं उनके वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, समझ रहे हो। तो शोर टेस्ट होता है इनका, जबकि जो बेस होते हैं वो बिटर टाइप के होते हैं, यानी थोड़े से नमकीन टाइप लगते हैं, ठीक है। अब जो हमारे एसिड होते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी में डालते हैं, मतलब कोई भी सॉल्यूशन में डालते हैं, हमें नहीं पता वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डालते हैं तो वो अपना कलर रेड कर देता है, राइट। तो वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। और जो हमारा एसिड होता है वो कलरलेस होता है और उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, समझ में आ गया। और जो एसिड होते हैं जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, समझ में आ गया। जबकि ये क्या देते हैं, OH माइनस आयन। और ये जो होते हैं डोंट फील स्लिपरी। यहाँ पर बेस क्या है, वो थोड़े टेस्ट में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नमकीन टाइप होते हैं। ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये थोड़ा पिंक कलर देते हैं और इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं वाटर में डिजोल्व करने पर। ये तो छोटी सी चीज़ हो गई। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। मैंने 4 से 5 रिएक्शंस लिखी है, आप कोई भी 3 तो एटलीस्ट पढ़ के चले जाइएगा। जैसे रिएक्शन विद मेटल, यानी कि हम एसिड मेटल जो है उसकी एसिड के साथ में भी रिएक्शन करेंगे और मेटल की बेस के साथ में भी रिएक्शन करेंगे, देखेंगे दोनों क्या देते हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले दोनों की रिएक्शन किससे कराई है, मेटल से कराई है, दोनों की किसकी, एसिड और बेस की। तो जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, ध्यान से समझिए, और जब मेटल की रिएक्शन बेस से कराते हैं, मैंने दो लिखे आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट इस पर ध्यान दे लीजिए। जहाँ मैंने निशान लगाया बस आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में कराते हैं तो बस एक ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस निकलती है, गैस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ फोकस करिए कि कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखो, ये जिंक और HCl है। अब देखो जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कौन सी रिएक्शन है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे होंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगर हम बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमारा निकलता है Na2ZnO2 और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अभी तो मैंने मेटल के साथ में रिएक्शन करी है, अब बच्चों मैं करूँगी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड और बेस के साथ, दोनों एक साथ है। देखो अगर मैं मेटल कार्बोनेट, देखो ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन ये एसिड है, HCl जो है बच्चों ये है एसिड, अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो NaCl CO2 और H2 निकलेगा। बट बेटा गैस पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है गैस पूछ ली जा सकती है कि कौन सी गैस निकलती है इसके साथ में रिएक्शन करने पर। और अगर बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं, देखो यहाँ पर बेस ले लिया है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बेस कोई रिएक्शन नहीं देता, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। बच्चे कुछ भी बनाएंगे, ध्यान रखना है कि जो मेटल कार्बोनेट होता है, मेटल मतलब कोई भी एक मेटल होगी, जरूरी नहीं है सोडियम हो, कोई भी एक मेटल होगी और उससे CO3 जुड़ रहा होगा, तो मेटल कार्बोनेट जो होती है वो बेस के साथ में, बेस होना चाहिए, बेस के साथ एसिड के साथ में रिएक्शन दे रही है, बट बेस के साथ में वो कोई रिएक्शन नहीं देती। समझ में आ गया नहीं? नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों देखिए रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, बच्चों ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं यही लिख देती हूँ। देखिए बच्चों, जब हम एसिड और बेस दोनों के आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ देखिए, ये मैंने लिया एसिड, ये ऊपर लिख दिया मैंने, और ये नीचे लिया बेस, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा देखो यहाँ से ये निकल जाता है, क्या निकल जाता है, NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोल्ट, और साथ में निकल जाता है वाटर, ठीक है। हो सकता है बच्चों लिखा आ जाए व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो समझ में आ गया। एसिड बेस बहुत ही इजी, मैंने सबसे सिंपल एसिड और सबसे सिंपल बेस लिया है और सोल्ट निकालना है, ठीक है। तो वहाँ कैसे लिख करोगे रिएक्शन, डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो बेटा, कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सोल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब है मेटल ऑक्साइड, ठीक है।
तो बेसिकली मेटल ऑक्साइड के साथ में ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन कुछ हैं जो एसिड जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड देते हैं, या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके जो हमारे एसिड है वो जिंक सल्फेट देता है। लेकिन बेस के साथ में इतनी खास रिएक्शन होती नहीं है। तो जैसे मैंने जिंक ऑक्साइड लिया है तो यहाँ बच्चों ये NaOH है, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर ये हमारा Na2Zn O2 बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारी मेटल्स होती हैं वो एम्फोटेरिक होती हैं। एम्फोटेरिक का मतलब आप समझते हैं ना, जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर लेती हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी हैं क्योंकि वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं NaCl निकल गया। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मेटल ऑक्साइड के साथ में देखो, जब हमारी मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी, बेस के साथ में रिएक्शन करेगी तो पोटेशियम जिंकेट बनाएगी। ऐसे ही वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, रिएक्शन विद वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी। तो बच्चों मैंने यहाँ पर 4 रिएक्शन लिखी है, एसिड और बेस दोनों की एक साथ में, अलग अलग नहीं लिखी है। तो एटलीस्ट आप प्लीज़ 3 तो पढ़ के जाना, हो सकता है 3 आ जाए। वाटर वाली रिएक्शन मैं बता दे रही हूँ, आप ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन जरूर पढ़ के जाएंगे। मेटल ऑक्साइड को चाहे आप मत पढ़ना, बट बच्चों ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस वाली, क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इंक्लूडेड है। और आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको जरूर पढ़ के जानी है, रिएक्शन विद मेटल। ये 3 रिएक्शन का आपको खास ध्यान रखना है। और मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट में आपको विद बेस वाली जो नो रिएक्शन है ये आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप की रिएक्शन भी दे देते, मतलब पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, इंडिकेटर, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं। देखो इंडिकेटर होता क्या है। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट टेल अस वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर एंड स्मेल। मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, हमें नहीं पता ये एसिडिक है या बेस है, ठीक है, तो इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें ये बता देती है, मतलब वो जो हमारे पास सब्सटेंस है जो भी है उसका कलर और स्मेल को जो इंडिकेटर होता है वो चेंज कर देता है। तो अब सीधी सी बात है, अब कलर स्मेल आपको पता है कि भाई एसिड की स्मेल कैसी होती है, बेस की स्मेल कैसी होती है, एसिड का कलर कैसा होता है, बेस का कलर कैसा होता है। तो इंडिकेटर जो होता है वो कलर और स्मेल को चेंज करके हमें ये बता देता है कि ये एसिड है या बेस है। तो मैंने आपको हिंदी में डेफिनेशन बता दी है, यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपको समझ में आ गया है। सीधी सी डेफिनेशन ये है कि ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा सब्सटेंस जो मतलब किसी भी मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कलर को चेंज करके, कलर या स्मेल को चेंज करके एसिडिक और बेस होने का पता बताता है, राइट। अब ये जो इंडिकेटर होता है ये 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और एक होता है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो पहले मैं बता देती हूँ नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। डेफिनेशन आप खुद से देख लीजिएगा, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। तो नेचुरल इंडिकेटर मैन मेड इंडिकेटर होता है, सिंपली बात समझिए। सॉरी, नेचुरल इंडिकेटर वो होता है जो हमें एनवायरनमेंट से फ्रीडम मिलता है, खुद से मिलता है, उसका हमारे अंदर कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, मतलब जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स से हमें जो इंडिकेटर मिलता है तो वो हमने खुद तो नहीं किया प्लांट से, या फिर टर्मरिक हुआ, चाइना रोज हुआ, ये सब। अब एक होता है बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है ये ह्यूमन मेड होता है। समझ में आया? ह्यूमन मेड मतलब देखो सिंथेटिक इंडिकेटर इज ए मैन मेड इंडिकेटर, इतना भी लिखा ना अगर आपको पता है ना, बस सिंथेटिक का मतलब देखिए कि ये हमने खुद से बनाया है। और एक होता है बच्चों ओलिफेट्रिक इंडिकेटर दैट स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक। ये जो होता है ये स्मेल चेंज कर देता है, मतलब इसमें ऐसी चीज़ें आती है जो स्मेल चेंज कर देती है, हमें पता चल जाता है कि ये एसिडिक है फिर बेस है। जैसे हमारा क्या है, ऑयल, ओनियन है, वेनिला है, वेनिला एसेंस है, या फिर क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों पीएच स्केल की। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताती रहती हूँ बच्चों को। तो देखो पीएच स्केल होती क्या है। देखो पीएच स्केल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाई हुई है, इस पर ध्यान दीजिए। सिंपल सी बात है कि पीएच स्केल जो होती है वो कोई भी जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एक वैल्यू बताती है, यानी कि पीएच वैल्यू, और पीएच वैल्यू 1 से लेकर 7 तक के बीच में आती है। तो अगर आपकी 1 से लेकर 7 तक के बीच में वैल्यू आती है तो या तो आपका वो एसिडिक होगा या बेस होगा या न्यूट्रल होगा। तो वो जो वैल्यू है, यानी कि किसी भी एसिडिक या बेस की वैल्यू बताने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं वो होता है हमारा पीएच स्केल। डेफिनेशन यहाँ पर आपको गिवन है, द पीएच स्केल इज अ स्केल। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो यूज़ होता है यूज टू मेजर, जो
यूज टू मेजर हाउ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेस है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, इसको नापने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप बस सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए इस पीएच स्केल पर। देखिए ये एक पीएच स्केल है जो 0 से लेकर 14 तक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कलर वाइज आपको दिखाया गया है, तो 0 से लेके 1। अब पहले आप इतना समझ लीजिए कि 0 से लेके 6 तक जो होता है ये बच्चों एसिड होता है। एसिड बेस का डिफरेंस देखो, ये मैंने एसिड और बेस लिखा हुआ है। अगर आपकी पीएच वैल्यू 0 से लेके 6 तक आती है तो वो आपका एसिड होगा। मान लो आपको कहा कि भाई कोई सब्सटेंस है और इसकी वैल्यू 8 है, तो 8 देखो यहाँ पर आ रही है, राइट। तो 8 से लेके 14 तक, 8 से लेके 14 तक अगर किसी की पीएच वैल्यू आती है तो वो हमारा बेटा क्या होगा, बेस होगा। और अगर 0 से लेके 6 तक किसी की वैल्यू आती है तो वो हमारा होगा एसिड। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको पता है बेस भी 2 टाइप के होते हैं, एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, और अगर किसी की वैल्यू 7 आती है तो वो हमारा होगा सोल्ट, न्यूट्रल। ठीक है, अब देखो अगर हम अब सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर एसिड पर किसी की वैल्यू 1 से लेके 3 तक आ रही है, सॉरी 0 से लेके यहाँ तक आ रही है 3 तक, 0 से लेके 3 तक, मान लो अगर आपकी पीएच वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 तक है तो वो एसिड तो है। इतना तो मैं पता चलेगा कि 6 तक हमारा एसिड है, लेकिन 3 तक अगर कोई वैल्यू आती है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। पूछ लेते हैं कि किसी की वैल्यू जो है वो पीएच इक्वल्स टू 3, और आपको ऑप्शन दे देंगे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी है। तो आप ध्यान रखिएगा 0 से लेके 3 तक अगर कोई पीएच वैल्यू आती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 3 से लेके अगर 6 तक आती है तो वो वीक एसिड है। ऐसे ही 7 तो हमारा न्यूट्रल सोल्ट बन जाएगा। ऐसे ही 8 से लेके और 11 तक अगर कोई वैल्यू आती है तो वीक बेस होगा, और 11 से लेके 14 तक अगर कोई वैल्यू है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जिसकी पीएच वैल्यू आपको याद करनी है। जैसे 0 अगर जो हमारी ये बैटरी एसिड जो होता है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है इस, ठीक है। ऐसी एक गैस्ट्रिक एसिड है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। दूसरा फिर लेमन एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। एप्पल जूस है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। उसके बाद हमारा आ जाता है 4 पर हमारा टमाटो जूस है, ये एसिडिक तो है लेकिन ये वीक एसिड में आ जाता है, ठीक है। फिर ब्लैक कॉफ़ी, मिल्क तक हमारा जो आ जाता है वो वीक एसिड में आता है। उसके बाद हमारा वाटर जो हो गया वो बेस में न्यूट्रल में आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद में आपका 8 से होता है 11 तक, यानी कि एग, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अमोनिया सॉल्यूशन, ये जो है ये हमारे वीक बेस में आएंगे। और बच्चा देखो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आएंगे, सोप, ब्लीच एंड ड्रेन क्लीनर, ये तीनों जो आएंगे बेटा हमारे वो स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे। तो ये आप कुछ चीज़ें पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है। और अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि पीएच वैल्यू किसकी कितनी है और कहाँ कोई स्ट्रॉन्ग होगा कहाँ वीक होगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कलर वाइज भी आपको बता रखा है कि अगर रेड कलर आ रहा है किसी भी सॉल्यूशन का तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा, थोड़ा येलो ग्रीन टाइप आ रहा है तो वीक एसिड में आ जाएगा। देखो यहाँ लिखा है पीएच वैल्यू मोर एसिडिक होगी, हाई पीएच वैल्यू मोर बेसिक होगी, 7 पर न्यूट्रल होगा। 1 से लेके 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड जो मैंने जस्ट अभी बताया, 3 से 6 येलो, 7 पर न्यूट्रल, 7 से लेके 11 तक वीक बेस, एंड यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं, मानव ब्लड की जो होती है वो 7.4 होती है, वाटर की 7, एसिडिक रेन की 5.5 एंड मिल्क की 6.5, राइट। आई होप बच्चों आपको पीएच स्केल क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप इस पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये चीज़ें समझ लीजिए। वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना प्लीज़। अगर मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप देख सकते हैं, बट आज की वीडियो बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस टू गिप्सम। अब ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको दोनों के फॉर्मूले समझिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। गिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अब डिफरेंस क्या है, आप एक से दूसरा बहुत ईजिली बना सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों में कैल्शियम सल्फेट है और दोनों में वाटर है, लेकिन ये हाफ है यहाँ डबल है। बस डिफरेंस यही है, ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर हाफ ही लिख दिया जाए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जितना कैल्शियम सल्फेट लेंगे उसका हाफ लेंगे वाटर। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2, यहाँ 6 है तो यहाँ 3, यहाँ 1 है तो यहाँ हाफ, सॉरी यहाँ 1 लिया तो यहाँ हाफ H2 है। जो गिप्सम होता है इसमें जितना हमारा कैल्शियम सल्फेट है उसका डबल लेंगे वाटर। यहाँ 4 है तो यहाँ 8, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 6।
अब हमारे पास रिएक्शन आती है कि इसकी रिएक्शन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम जिप्सम कैसे बना सकते हैं। तो चेंज कुछ नहीं है, देखो वाटर की फॉर्म बढ़ रही है, राइट। तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, देखिए मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ इसकी लिखकर, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1H2O प्लस, अब देखो सॉरी वाटर निकल गया, वाटर। अब हमें इसकी किसी वाटर के साथ में रिएक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ वाटर बढ़ाना। देखो अगर आप देखें तो कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम में सिर्फ वाटर का चेंज है, तो हमें वाटर ही लेना पड़ेगा। अब देखो कैल्शियम से अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है .H2O। मैंने सिर्फ वाटर का नंबर छोड़ा है। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको डबल करना है, तो हमें यहाँ उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पड़ेंगे कि यहाँ पर डबल हो जाए। फिलहाल यहाँ हाफ है, तो यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो हमें यहाँ 2 करना पड़ेगा, डबल होता है ना, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो 2 के लिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर कितना करना है, 2 करना है, तो 1 and 1/2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देती हूँ। तो देखो 1 and 1/2 तो ये है और हाफ ये हो जाएगा, तो दोनों टोटल कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ पर 2H2O बन जाएगा। तो देखो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चों POP भी बोलते हैं, एंड ये हमारा क्या है, जिप्सम। ये फॉर्मूले याद रखिएगा, हो सकता है फॉर्मूला पूछ लें या हो सकता है रिएक्शन पूछ ले। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप रिएक्शन पर ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिए, बस यहाँ पर जितने मतलब डिफरेंस है उसको इतना यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। 1.5 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 1.5 वाटर ऐड कर दीजिए, आपका रिएक्शन बन जाएगी। अब बच्चों देखो आपसे यूज़ पूछ लिए जा सकते हैं पेपर में कि वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा के यूज़ क्या होते हैं। बेसिकली नॉर्मल तो आपको आते होंगे, फिर भी मैंने 2 यूजेस लिखे हैं। जैसे जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होता है, किसी की चीज़ को साफ़ करने में, या फिर सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में यूज़ होता है, ठीक है। और जो बेकिंग सोडा होता है उसका हम एक्ट एसिड में यूज़ करते हैं और हमारा सोडा एसिड में यूज़ करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि आप 2-2, 3-3 वर्ड्स हैं याद कर लो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों आप इनको ध्यान रखिए, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा इनके फॉर्मूले प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट ना हो सके, हो सकता है बाई कार्बोनेट लिखा जाए। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि 10H2O। अब ध्यान क्या रखना है, मतलब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों के नाम में। देखो वॉश का मतलब धोना, और हमें किसी भी चीज़ को धोने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की। तो ध्यान रखने का, वॉश का मतलब हमें वाटर जिसमें लेना है वो हमारा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो वॉशिंग का मतलब आप कंफ्यूज रहे कि वाटर वाला किसका है, तो वाटर वाला जिसमें वॉश आ रहा है, वॉशिंग सोडा है, उसका होता है। देखिए बच्चों ऐसे ही एक ब्लीचिंग पाउडर है, ये सोल्ट है एक, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम प्लीज़ आप खुद से लिख लेना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे हम, अब पूछ लेते हैं प्रिपरेशन मेथड भी पूछ लेते हैं। तो मैं तीनों की आपको प्रिपरेशन मेथड बता देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे बनाएंगे, हमें लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसकी हमें रिएक्शन करानी है Cl2 के साथ में, ठीक है। और ध्यान रखना है 40 डिग्री सेल्सियस पर करानी है, तो हमारा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर निकल जाएगा, और साथ में देखो यहाँ पर वाटर है सॉरी, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर। तो ये प्रिपरेशन मेथड है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा का भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। बेकिंग सोडा की जो रिएक्शन है, कैसे बनाते हैं बेकिंग सोडा को, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेना है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ये वॉशिंग सोडा से समझ लीजिए। यहाँ से हमें क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट, और उसके हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है, उसकी समय हम वाटर तो इसमें है तो वो अलग से लेना है, और साथ में रिएक्शन करानी है हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को। तो क्या बनेगा, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आप इसको बैलेंस खुद से करके देखिएगा बच्चों, मैं आपको बैलेंस करनी सिखा चुकी हूँ। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 Na2 है, तो यहाँ पर आगे 2 आ जाएगा, 2 ही हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, बेसिकली 2 लग जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा देख लेते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा की साथ की वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन विधि हम कैसे बनाएंगे। ये तीनों बेटा पढ़ के चले जाना प्लीज़, हो सकता है रिएक्शन पूछ ली जाए। देखो बेटा वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन विधि कैसे होगी, तो हमें यहाँ पर लेना है बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के लिए बेकिंग सोडा लेना है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, NaHCO3 था, ठीक है। और हमें उसको करना है हीट, ध्यान समझ में। तो यहाँ से देखो Na है,
तो यहाँ से आपका निकल जाएगा Na2CO3। Na देखो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, तो Na2CO3 यहाँ से निकल जाएगा और CO2 और क्या निकल जाएगा, वाटर। अब देखो डिफरेंस बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। बेकिंग सोडा में हमने वॉशिंग सोडा लिया, वाटर को थोड़ा अलग करके लिया, यहाँ देखिए राइट, और वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। और वॉशिंग सोडा में हमने बेकिंग सोडा लिया और देखो वही फॉर्म निकल के आ रही है। देखो ध्यान से अगर आप समझें तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ 2 आ जाएगा, मैं लिख ही देती हूँ। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक पढ़ लोगे दूसरा खुद से हो जाएगी। और यहाँ से आपको फॉर्मूले भी निकालने आ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा, और ये हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। यहाँ से रिएक्शन करा देंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा ये, ठीक है। देखिए बच्चों, अब तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में बच्चों सबसे पहला टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि मेटल और नॉन मेटल क्या होती हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल होती क्या है। देखिए बच्चों, मैंने बहुत ही ईजी ट्रिक में आपको डायरेक्टली ये सारी बता दी हैं कि ये होती क्या है। कि बेटा मेटल और नॉन मेटल क्या होती है। बेसिकली मेटल जो होती है वो नेचर में बेसिक होती है, मतलब बेसिडिक फॉर्म में होती है, और ये होती है एसिडिक फॉर्म में, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि बेसिडिक एसिडिक क्या होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरा, ये डक्टाइल होती हैं और मेलेबल होती हैं। ये नॉन डक्टाइल होती हैं और ब्रिटल होती है। यानी कि मेलेबल का मतलब होता है कि जब हम इनको पीटते हैं तो वो एक लेयर बना देती है, जबकि ये ब्रिटल होती है, ये टूट फूट जाती हैं। दूसरा बच्चों, ये डक्टाइल होती है, ये नॉन डक्टाइल होती है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं हम इसको एक वायर की शेप दे सकते हैं, लेकिन हम इसको एक वायर की शेप नहीं दे सकते, ठीक है। ये सोनोरस होती है, ये नॉन सोनोरस होती है। सोनोरस का मतलब होता है बच्चे कि ये आवाज़ करती हैं, इनको हम आपस में करेंगे या फिर गेरेंगे तो ये एक आवाज़ करती हैं, ये इतनी आवाज़ एक नहीं करती, ठीक है। ये तो है शाइनी, इनका जो नेचर होता है वो शाइनी होता है। आप देखोगे आप आर्टिकल बहुत सारी चीज़ें, मतलब गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इन सब का यूज़ करते हैं। या फिर हमारे जो आप देखते हो घर में किचन में बर्तन वगैरह होते हैं तो उनमें एक अलग शाइन होती है, इनमें शाइन नहीं होती। ये जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इनके अंदर हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से पास कर सकते हैं। अगर आप मेटल लो और मेटल को आप मतलब आग पर उसको अगर हम जलाते हैं, उस पर आग लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है, गर्म हो जाती है और उसके अंदर करंट भी आ सकता है। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है और इनका जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, इसका लो होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। देखो मेटल जो होती है बेसिक का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है और ये होती है इलेक्ट्रो नेगेटिव। जैसे कॉपर है, कॉपर पर आपको पता है +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पर प्लस होता है, Fe पर, इन सब पर प्लस होता है। लेकिन ये जो होते हैं O पर माइनस, S पर -2, क्लोरीन पर माइनस, इन सब पर क्या होता है, माइनस होता है। तो आई होप आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में पता चल गया होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर आदि है। ये जब मेटल होती हैं ये पानी के साथ में जब रिएक्ट करती है, ध्यान से समझिएगा, मेटल जो होती है पानी के साथ में रिएक्ट करके वाटर मतलब सोल्ट बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, ध्यान समझिए। लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती। यहाँ से मैं आपको रिएक्शन भी करा रही हूँ। अगर आप मेटल प्लस वाटर, ध्यान समझिएगा, मेटल प्लस वाटर इक्वल्स टू सोल्ट प्लस H2। बट नॉन मेटल की अगर बात करें तो मेटल प्लस वाटर डोंट रिएक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करके सोल्ट और H2 गैस निकालती हैं, जबकि नॉन मेटल जो होती है वो वाटर के साथ में रिएक्शन ही नहीं करती, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। मेटल जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि सोडियम लिया, सोडियम की O2 से रिएक्शन किया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया। और ये जो होती हैं ये न्यूट्रल मतलब एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा, ठीक है। तो चलिए हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने ज़्यादा नहीं 4-5 लिखी हैं, आप 3 पढ़ लीजिएगा। तो मेटल जो होती है वो O2 के साथ में रिएक्शन करके अभी मैंने बताया क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। तो बच्चों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। मेटल अभी मैंने बताया कि मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको क्या निकालती हैं, वो सोल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द सोल्ट। और भी रिएक्शंस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं।
कैल्शियम अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ वाटर मेटल की जगह नॉन मेटल की, मतलब नॉन मेटल, और अगर ये वाटर के साथ में रिएक्ट करें तो बेटा कोई रिएक्शन नहीं बनेगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एक्सेप्शनल केस की तरह आ जाता है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। पूछ लेंगे कि मेटल और वाटर के साथ में, नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करके कौन सी गैस देती है, और आपको 3-4 गैस रख के दे देंगे, H2, CO2 एटसेट्रा। तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आप कहीं ना कहीं लगा के आओगे। लेकिन अगर आप बच्चा पढ़ के जाओगे तो आपको पता होगा कि मेटल जो नॉन मेटल जो होती हैं जो वाटर के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती, तो आप क्या लगा के आओगे, नो रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए मेटल जो होती हैं वो एसिड बेस के साथ में कैसे रिएक्शन करती हैं। मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगी तो जिंक क्लोराइड, देखो जिंक लिया तो जिंक क्लोराइड बनाएगी, और बेस लेगी तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, ठीक है। और रिएक्शन विद क्लोरीन, अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा। बेटा ये रिएक्शन प्लीज़ पढ़ के जाना है आपको। रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करेगी तो इस C+O2 CO2। आप इनको साथ के साथ बेटा कॉपी में लिखते जाइए। अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, आपको वो चीज़ें माइंड में यहाँ से भी समझ में आती जाएगी, और उसको आप 2 से 3 बार रिपीट करिए, आपको पक्का क्लियर हो जाएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है बेटा मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि मेटल जो होती है वो मेलेबल होती है। अभी मैंने बताया ना कि मेटल मेलेबल होती है, मतलब उसको हम पीट कर एक शेप दे सकते हैं, एक आकार बना सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ज्वेलरी वगैरह भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बट नॉन मेटल जो होती है वो ब्रिटल होती है। क्यों होती है, मतलब वो उसको हम शेप नहीं देते, वो टूट फूट जाती है। तो क्यों होती है, क्योंकि मेटल जो होती है वो हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, मतलब मेटल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड रखती है बिटवीन एटम्स, मतलब मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से टूट नहीं पाते, ठीक है। तो जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो मेटल जो होते हैं वो ब्रिक नहीं होते। लेकिन नॉन मेटल क्या होती है, नॉन मेटल के जो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है। तो जब हम उसको जब हम उसको फोर्स देते हैं, अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रिक हो जाती है, टूट फूट जाती है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया बेटा आपको। एक क्वेश्चन ये है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बेटा वो कंपाउंड्स होते हैं जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो हाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखते हैं। तो बेटा इसके मैंने 2 आंसर लिखे हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आप इजी से याद कर सको वो प्लीज़ कर लेना, जल्दी ही कर लेना। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कंटेंट से बने होते हैं, है ना, और टुगेदर बाय कंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिक। मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो पॉजिटिव चार्ज से बने होते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत पड़ती है, अट्रैक्शन होता है, जिसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। या फिर आप यहाँ से लिख लेना, पॉजिटिवली चार्ज आयन आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मोर हीट इज नीडेड टू ब्रेक दैम, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया होगा। कबीर नामा कर दो, कबीर नामा कार अल्टो दीप की क्यों है, जिंदगी फीकी क्यों है। तो ही था क्या, कबीर ना मांग कार्टो जिंद ज़्यादा फीकी क्यों है।
देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, देखो यहाँ से हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सा एलिमेंट जो है, एटम जो है वो रिएक्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी जस्ट ट्रिक बनाई है, आपने देख ली होगी शायद। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो ट्रिक ध्यान रखनी है आपको, कबीर ना मांग कार अल्टो जिंदगी फीकी क्यों है, ठीक है। तो देखो कबीर ना अब एक चीज आपको ध्यान रखनी, बस इसमें ना मांग कार, ठीक है। मांग और कार को आपको एक्सचेंज करना है, बस इतना ध्यान रखना है। ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, तो कैसे बनेगा, देखो कबीर ना मांग कार अल्टो, फिर है जिंदगी फीकी क्यों है, तो जिंदगी से जेड एन, फीकी एफ ई, और क्यों है। समझ में आ गया होगा आई होप। वैसे तो और भी एलिमेंट्स है जो रिएक्टिविटी सीरीज का पार्ट है, लेकिन 10th क्लास के अकॉर्डिंग ये इनफ है, यहाँ तक भी आप पढ़ लेंगे, ये एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी आप याद रख लेंगे तो काफ़ी है। बस ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक करेक्ट है, लेकिन आपको ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखनी है। ना मांग कार, मांग और कार में जो है एम जी भी नीचे आएगा, कार पहले आएगा, यानी कि इसकी ज़्यादा होगी इसकी कम होगी, ठीक है बेटा। अब बेटा बिना टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 4 से 5 नंबर का कहीं नहीं, 5 से 6 नंबर का कहीं नहीं गया, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम क्या कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो बच्चों सिंपल सी बात समझ लीजिए, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बो का मतलब कार्बन। तो जब कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ये डेफिनेशन है। ऐसे कंपाउंड्स जो बने होते हैं कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ये डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइन की सबके एग्जांपल रख दिए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 टाइप्स में बटा हुआ होता है, एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बेटा आपने देखा होगा कि जो हमारे कार्बन कार्बन होते हैं उसमें 3 टाइप के बॉन्ड लगे होते हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्केन, जो आते हैं सैचुरेटेड के अंदर। और फिर आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले एलिमेंट्स, कंपाउंड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे आते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन देख लेते हैं, मैंने यहीं पर कवर की हुई है। तो सैचुरेटेड कैसे होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, अभी मैंने बताया ना कि सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं और उनको हम बोलते हैं एल्केन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, जैसे मेथेन व मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन, वो होगा हमारा एल्केन। अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। देखो ये 2 टाइप का होता है अनसैचुरेटेड, एल्कीन और एल्काइन। अब जो डबल बॉन्ड होता है बेटा वो आता है एल्कीन के अंदर, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आता है एल्काइन के अंदर। अब मैं इन तीनों को आपको एक बार ओपनली बता देती हूँ, उसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का IUPAC ने। तो देखो एल्केन क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी हमने देखा सैचुरेटेड का पार्ट था वो। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। देखो ये डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेना बेटा, ये डेफिनेशन पढ़ लेना, ईजी भी है और बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिया है यहाँ पे, देखिए अब ऐसे समझ लीजिए CnH2n का मतलब है कि जब कार्बन का डबल और उसमें 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो तो वो हमारा एल्केन होता है। सबसे पहले समझ लो जब भी नाम के लास्ट में ए नहीं आता है, देखो ए नहीं आ रहा है ना, तो हमारा एल्केन होता है। तो इसमें जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा, कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो वो हमारा क्या होगा, एल्केन। देखो कार्बन 1 है, कार्बन का डबल कर दो 2, तो 2 हाइड्रोजन, और उसमें 2 एक्स्ट्रा है तो 2 दूनी 4, तो C मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 में 2 एक्स्ट्रा यानी कि 6, 3 2 6, 6 में 2 एक्स्ट्रा 8, 4 2 8, 8 में 2 एक्स्ट्रा, तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा 10, 5 2 10, और 10 में 2 एक्स्ट्रा तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 12। यहाँ पर देखो 6 2 12, 12 का 2 एक्स्ट्रा 14, देखो यहाँ पे कितना आएगा 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 22। आप खुद से करके देखिएगा।
सेम ऐसे बेटा एल्कीन है, एल्कीन में डबल है, ये इजी पड़ेगा आपको, यहाँ पर CnH2n नहीं होगा। एल्कीन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के डबल होते हैं, बस इतना ध्यान रखना। जैसे कि कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20। तो बेटा ये होते हैं एल्कीन, इसमें लास्ट में ईन आता है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पर मैंने दे दिया आपको। अब है बेटा एल्काइन। देखो एल्काइन क्या होता है, एल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें CH3 तो ये तो होगा ही नहीं, तो C2H2 हो जाएगा इथाइन। फिर C3, देखो इसमें जो है कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के डबल से 2 कम होते हैं। जो इसमें हाइड्रोजन होते हैं बेटा वो कार्बन के, थोड़ा मैंने हिंदी में लिख दिया है, डबल से 2 कम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए 2, 3 2 जा 6 और 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे बेटा 4, 4 2 जा 8 और 8 में से 2 गए 6, 5 2 जा 10 और 10 में से 2 गए 8, 6 2 जा 12, 12 में से 2 गए 10, 7 2 जा 14, 14 में से 2 गए 12, ठीक है। 8 2 जा 16 और 16 में से 2 गए, कितने बचेंगे 14, और 9 2 जा 18, 18 में से 2 गए 16, और 10 टू द 20, 20 में से गए 18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एल्किन, एल्किन और एल्काइन क्या होता है। अब बेटा हम पढ़ते हैं IUPAC नेम। देखो बेटा सबसे पहले हम IPC नेम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये रूल पढ़ने पड़ेंगे। ये रूल पढ़ते ही आपको IPC नेम आने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो हमारा, सबसे पहले समझिए कि IPC नेम हम बेसिकली कार्बन की एक चेन होती है उसका हम IPC नेम लिखते हैं। अब जो कार्बन की चेन है, अभी हमने जस्ट एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ा है, राइट, तो उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो सब हम नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट ए लॉन्ग कार्बन चेन। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती जाऊँगी तो आप जल्दी समझ लेंगे। मान लो ये कार्बन की चेन है, ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे एक लॉन्ग चेन। अभी तो ऑलरेडी लॉन्ग चेन है, इसमें मैं कोई कार्बन हटा नहीं सकती, कोई कार्बन ऐड नहीं कर सकती, बट अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन और लगा दूँ, ठीक है, तो अब मुझे या तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा या मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, एक कार्बन मिस होगा। तो हमें क्या देखना है, कार्बन की लॉन्ग चेन देखनी है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलूँ तो 5 है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलूँगी तो भी 5 है। तो सिंपल मतलब क्लियरली बैठ रहा है कितनी ही बैठेगी। लेकिन अगर मैं एक कार्बन और लगा दूँ तो बेटा अब हमें ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे तो 5 कार्बन की चेन है। लेकिन अगर ऐसे चले 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे तो कितने बैठेंगे 6। तो अब हमें काउंटिंग ऐसे करनी पड़ेगी, या तो ऐसे कर लो या फिर कर लो ऐसे। तो बेसिकली इधर से करनी पड़ेगी क्योंकि इधर तीसरे कार्बन पर ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि आफ्टर दैट काउंटिंग इज डन, जब हम देख लेंगे कि हमें इधर से काउंटिंग मतलब इतने कार्बन की चेन है, काउंटिंग डन हो जाएगी, तो हम जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। ठीक समझ में आया। मतलब अभी तो ये सिंपल चेन है कि मैंने यहाँ पर 4 कार्बन की एक चेन ले ली। अब 3 चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो होता है फंक्शनल ग्रुप, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो हम जो प्रायोरिटी देते हैं बेटा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक, बहुत सारे हैं, मतलब एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, मिथाइल है, ये सब हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। डबल बॉन्ड फिर ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर इसको देंगे, फिर देंगे इसको, ठीक है। मान लो आपकी कार्बन की चैन में आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो अब हम काउंटिंग किधर से करेंगे, हमें कार्बन की चैन में काउंटिंग भी करनी होती है कि हमने किधर से काउंटिंग की, लेफ्ट से की, राइट से की, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना है जिधर ये तीनों पास पड़ेंगे हमें काउंटिंग उधर से करनी है। देखो 1 2 इधर देखे तो 2 पर हमारा क्या पड़ रहा है, पास पड़ रहा है, 1 2 3, और इधर से देखे तो 3 पर पास पड़ रहा है, तो पास पड़ रहा है 2 पर, तो हमें इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी ना कि इधर से। तो 1 2, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल क्या है कि फर्स्टली फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। जैसे अब मान लो कार्बन की चैन ले ली, मैंने इधर एक ग्रुप जोड़ दिया COOH और मैंने इधर लगा दिया डबल बॉन्ड। अब बच्चे कंफ्यूज है कि काउंटिंग किधर से करें, इधर से करें, इधर से करें। तो बेटा ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है डबल बॉन्ड। तो मैंने जस्ट बताया कि प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। तो हमें काउंटिंग इधर से करनी पड़ेगी, कार्बन 1, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5, ठीक है। उसके बाद में इफ़ 2 कार्बन चेन आर फॉर्म्ड इन, बेटा मैं थोड़ा यहाँ पर फास्टली पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं सेम
इसी टॉपिक पर IPSC नेम पर अच्छे से एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ या कुछ चीज़ें स्किप हो रही हैं तो प्लीज़ इससे पीछे वाली एक मेरी वीडियो है 47 मिनट्स की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैंने अच्छे से IPSC नेम को कवर कर रखा है। मैं यहाँ भी पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से समझाऊँ, बट ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ अब मेरी यहाँ समझना आए तो पीछे वाली वीडियो में जाके देखना, वहाँ पे इजीली आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर कार्बन चैन बनी हुई है IPSC नेम में तो देन वी विल मेन चैन एंड वन चैन विल बी साइड चैन। इन्होंने कहा कि देखो ये है, मैंने अभी एग्जांपल बताया था तो हमने यहाँ से काउंटिंग की थी कि यहाँ पे ज़्यादा कार्बन पड़ रहे थे तो ये एक कार्बन हमारा बचा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि जिस कार्बन की चैन में हमने काउंटिंग की है इसको हम बोलेंगे मेन चैन। क्या बोलेंगे हम इसको? मेन चैन। और जो कार्बन रह गया इसको हम बोलेंगे बेटा साइड चैन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। उसने फिर कहा, मतलब सॉरी, कहा गया फर्स्टली वी राइट द नेम ऑफ साइड चैन। अब सबसे पहले जो हमें नाम लिखना है वो साइड चैन का नाम लिखना है, मेन चैन का नाम हम लिखेंगे बाद में। उसके बाद आता है इन द मेन चैन डबल बॉन्ड। एक बात आप ध्यान रखिए, इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 10th क्लास में साइड चैन नहीं आती मोस्टली। ठीक है, 10th क्लास में मेन चैन ही रहती है तो साइड चैन पर आप इतना ध्यान ना भी देंगे, इस पॉइंट पर ना ध्यान देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, मेन चैन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो हम मस्ट कम एवर इफ द कार्बन चैन इज स्मॉल। इन्होंने कहा कि अगर आपके कार्बन चैन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या ये आ रहा है तो हमें वो मेन चैन के अंदर जरूर लेना है। जैसे मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो हमें इधर से ही काउंटिंग करनी पड़ती। फिर कहने का मतलब है कि मेन चैन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप जरूर आने चाहिए। राइट। नेक्स्ट है व्हेन राइटिंग द नेम ऑफ साइड चैन। इसको भी आप पॉइंट को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा 11th लेवल में आ सकता है, मतलब 10th में नहीं आती साइड चैन मेनली, लेकिन आप पढ़ लीजिए व्हेन राइट द नेम ऑफ द साइड चैन वी ऐड आइल एंड एल्क। इस पॉइंट को आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए देयर आर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर आपकी चैन के अंदर 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे मैंने देखो यहाँ पर इस कार्बन पर COH लगा दिया और मैं यहाँ लगा देती हूँ CHO, मैंने ये लगा दिया CHO। अब बताओ काउंटिंग किधर से करेंगे? तो बेटा काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं ये है बेटा हमारा एल्डिहाइड और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्टली प्रायोरिटी दी जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसके बाद इसको दी जाएगी। तो हम काउंटिंग इधर से ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर COOH जोड़ दूँ दोबारा से तो फिर हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है तो ये इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अब, क्योंकि दोनों 1 कार्बन पर ही है। लेकिन डबल बॉन्ड की बात करें तो इधर से पास है, इधर से दूर है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे फिर हम। ठीक है, अब एक देखो ये देखो प्रायोरिटी ऑर्डर बता दिया मैंने आपको। मैंने बताया ना कि अगर 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उसमें आ जाते हैं तो काउंटिंग किधर से करेंगे। तो देखो सबसे पहले COOH है, COR है, एल्डिहाइड है, एमाइड है, एल्डिहाइड है, नाइट्राइल है, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, ईथर, हेलोजन, NO2। ये ज़्यादातर आएंगे नहीं, बस आप COOH देख लीजिए, हैलाइड देख लीजिए, एमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, ईथर, बस यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो रूल को हम साइड में रख देते हैं, हम एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्पीड बेटा हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही है। देखो अब ये कोई कार्बन की चैन है तो सबसे पहला रूल क्या था कि हम सिलेक्ट करेंगे कार्बन की लॉन्ग चैन। तो बेटा एक ही चैन है, ये कार्बन की लॉन्ग चैन है। उसके बाद हम कार्बन की करेंगे काउंटिंग। तो देखो यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो हमें काउंटिंग उधर से करनी होगी जिधर डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। अब देखो 1 2 इधर से देखें तो हमारा सेकंड पर कार्बन डबल बॉन्ड बैठ रहा है, 1 2 इधर से देखें तो भी डबल बॉन्ड पर बैठ रहा है, तो हम किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो मैं इधर से कर लेती हूँ 1 2 3 4। अब नाम कैसे लिखना है आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको लिखना है एल्क, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद में आपको लिखना है वर्ड रूट, वर्ड रूट में मतलब बॉन्ड नेम, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब बेटा जो सफिक्स होता है 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, तो फिलहाल इतना नहीं देखते, सब डायरेक्टली हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो कितने कार्बन की चैन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चैन है। तो हम इसको 4 कार्बन को हमने भी जस्ट पीछे पढ़ा है, क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। ठीक है, ब्यूट लिख दिया। उसके बाद में हमें देखना है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है।
ठीक है। अब डबल बॉन्ड जिस कार्बन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन पर आता है हमें वो कार्बन नंबर यहाँ लिखना हो। तो देखो 1 2 सेकंड कार्बन पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो सेकंड। और देखो डबल बॉन्ड को बोलते हैं बेटा इन। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा, मैं फिर से बता दे रही हूँ। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे एन, डबल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे आइन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे आइन। ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाया, इन, तो ब्यूट टू इन, ये इसका बेटा नाम हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, 2 को आगे कर लीजिए और ब्यूटीन को साथ में ऐड कर लीजिए, 2 ब्यूटीन। दोनों नाम एकदम बेटा ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। मान लो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, अब बताओ कैसे करोगे। अब हमें सबसे पहले कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। देखो ये हमारी कार्बन की चेन सिलेक्ट हो गई। अब हमें करनी है काउंटिंग, कि किधर से काउंटिंग करें। अब देखो इधर तो डबल बॉन्ड आ गया, ये अब इधर OH आ गया, तो अब हम काउंटिंग किधर से करेंगे। तो बेटा ये जो है ना OH, ये है एक फंक्शनल ग्रुप और ये है डबल बॉन्ड। तो मैंने जस्ट अभी पीछे क्या बताया था कि सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड को और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। तो इसको प्रायोरिटी पहले देंगे, तो यानी कि हमें इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा 1 2 3। अब देखो पहले की तरह सबसे पहले हमें कार्बन के नंबर लिखने हैं। तो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन की चेन है तो हम क्या लिखेंगे 3, प्रोप। 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं। ठीक है, प्रोप। उसके बाद में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं बेटा, चलो पहले इसको कर लेते हैं 3 प्रोप। अब देखो कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर क्या है, इन, तो प्रोप 2 इन लिख लो। और उसके बाद में या तो आप लिख लो 1 ओल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्रोपीन 1 ओल, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि कार्बन के 1 से लेके 10 तक के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कार्बन 1 को हम बोलते हैं मैथ, कार्बन 2 को बोलते हैं हम एथ, कार्बन 3 को हम बोलते हैं प्रोप, कार्बन 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, ध्यान रखिएगा ये बातें। कार्बन 5 को हम बोलते हैं पेंट, ये याद रखने आपको। कार्बन 6 को हम बोलते हैं हैप्स, कार्बन 7 को हम बोलते हैं हैप, कार्बन 8 को हम बोलते हैं ओक्ट, OCT। 9 को यहाँ लिख देती हूँ, कार्बन 9 को हम बोलते हैं नॉन, और कार्बन 10 को हम बोलते हैं डेक। ठीक है, देखो बेटा ये रे 1 को मेथ, ये मैंने सारे प्रॉपर नाम लिखे हैं तो आप यहाँ से लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये रहा, मैं जो अभी आपको बता रही ना एल्केन, एल्काइन में डिफरेंस ये ध्यान रखना। एल्केन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। जब भी हम IPSC नेम लिखते हैं तो ध्यान रखना है। तो सफिक्स इसका एन है, इसका एन है, इसका आइन है। तो IPSC नेम के लिए हम कैसे देखेंगे, देखो ये लिखा फॉर्मूला, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन, सफिक्स बॉन्ड, और सफिक्स 2 टाइप का होता है, एक तो बॉन्ड हो जाता है और एक हो जाता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने नाम लिखा है। चलिए बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सोल्व करते हैं। आप बेटा खुद से भी ट्राई करें, ठीक है, और मैं भी आपको बस समझाती जा रही हूँ। ठीक है, देखो ये एक एग्जाम्पल है। सबसे सिंपल चीज़ क्या है, हमको कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। कार्बन की सिंगल चेन है, कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो चारों कार्बन का नाम लिख दो। चारों कार्बन का नाम होता है ब्यूट। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आना है, मैंने भी जस्ट बता दिया था। तो ब्यूट, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। तो हमारा नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। एक कार्बन और जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, ब्यूट की जगह फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटो, पेंटेन। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल और बढ़ा लेती हूँ मैंने एक एग्जांपल, आपको ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। OCH2CH3। अब कैसे नाम लिखोगे, कार्बन के बीच में O आ गया है, कैसे करोगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन की जिस साइड कार्बन कम है आपको ऑक्सीजन को उस साइड जोड़ना है। देखो इधर ऑक्सीजन के कितने कार्बन है, 1, जबकि इस साइड ऑक्सीजन के कितने कार्बन है, 2। तो आपको इसके साथ में जोड़ना है इसको। ठीक है, अब एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ होते हैं, और ऑक्सीजन का नाम होगा बेटा ऑक्सी। तो क्या बन जाएगा आपका, मैथॉक्सी। और इसका प्रॉपर नाम लिखेंगे तो इसका प्रॉपर नाम बन जाएगा एथेन। तो हमारा क्या बन जाएगा, मैथॉक्सी एथेन। अब मान लो देखो ये बन जाए, ये आ जाता है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। अब बेटा देखो इधर ऑक्सीजन के इधर 2 नाम है, इधर 3 है, तो हमें इसको इधर ही ऐड करना पड़ेगा। तो 2 को क्या बोलते हैं हम, एथ। तो अब क्या बन जाएगा, एथोक्सी। और 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। तो एथोक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए ये एक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो इसका नाम कैसे लिखोगे बेटा। अब
बेटा ये होता है अगर कार्बन से एक OH और एक O जुड़ा हो डबल बॉन्ड से, तो बेटा ये होता है COOH, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका होता है ओइक एसिड। मैं आपको सफिक्स दिखा देती हूँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट। ये देखिए बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये एग्जाम में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है IPSC ने में आपसे सफिक्स प्रीफिक्स फंक्शन ग्रुप पूछ लिया जा सकता है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है COOH, और वो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, कार्बन से इस तरह एक डबल बॉन्ड से O और एक OH, हो सकता है ऐसे भी आ जाए। ठीक है, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। एस्टर होता है COOR, इसका सफिक्स होता है, सफिक्स बेटा जरूर याद रखने हैं। ओइक एसिड होता है COOH का, COOR का होता है O8, उसके बाद CHO होता है बेटा एल्डिहाइड, और इसका सफिक्स होता है अल, और इसको हम ऐसे बनाते हैं। इसमें C डबल बॉन्ड, देखो डिफरेंस देखना, C डबल बॉन्ड हो इस पे भी होगा, C डबल बॉन्ड हो इस पे भी होगा, लेकिन इस पे H होगा, इस पे OH होगा। तो OH वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ओइक एसिड, H वाला अल यानी कि एल्डिहाइड। ठीक है, एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल OH होता है, अगर कार्बन से OH जुड़ा है तो उसका सफिक्स होता है ओल। आपको बेटा सफिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे, अगर आप सफिक्स नहीं पढ़ोगे तो आपका IPSC नेम ठीक जाएगा ही नहीं। और ये होता है ROH, इसमें C से OH जुड़ा हुआ होगा। हेलोजन में हेलो होता है RX वाला, एक होता है C डबल बॉन्ड O कीटोन, इसका सफिक्स होता है ओन, और ये दोनों तरफ कार्बन होगा और सेंटर वाले कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और एल्केन एल्किल एनकाइन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं। देखो बेटा, ये एक एग्जाम्पल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2C। ठीक है, तो हमें मेन चैन सिलेक्ट करनी है। तो देखो ये कार्बन की मेन चैन है। अब देखो इसको आप ऐसे खोल देंगे तो ये एक मतलब लंबी चैन बन जाएगी, तो ये मेन चैन ही है, इसमें साइड चैन नहीं है। अब बात आती है काउंटिंग की कि हम काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे या फिर इधर से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जिस साइड पास पड़ेगा हम उस साइड से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 इधर थर्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 इधर 2 पर है, तो हमें इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो 1 2 और टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो 5 को हमने क्या लिखा पेंट। ठीक है, अब सेकंड कार्बन पर क्या है आइन, तो पेंट 2 आइन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 पेंटाइन। देखो बेटा, अब ये है कोई, तो हमें पता है भाई मेन चैन, ये पूरी मेन चैन बन रही है। काउंटिंग किधर से करेंगे 1 2, सेकंड पर डबल बॉन्ड है 1 2, तो किधर से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, मैंने यहाँ से काउंटिंग कर ली। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 को हम क्या लिखेंगे ब्यूट। अब सेकंड कार्बन पर डाइन है तो ब्यूट 2 आइन या फिर 2 ब्यूटाइन इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। अब देखो ये मेन चैन बन गई हमारी, ये हमारी मेन चैन बन गई, मैं नाम सामने लिख रही हूँ इसका। ठीक है, अब कन्फ्यूजन है कि काउंटिंग किधर से करेंगे बेटा, 1 2 सेकंड पर है, 1 2 सेकंड पर है, तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्टार्टिंग से काउंटिंग कर दी 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपको पता है कि 4 कार्बन का नाम लिखेंगे तो ब्यूट, और सेकंड कार्बन पर क्या है इन, तो ब्यूट 2 इन, इन आएगा, तो या फिर आप लिख सकते हो 2 ब्यूटीन। ठीक है बेटा, अब देखो ये है, हमें कार्बन की चैन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले देखो ये मेन ही है, एक ही है कार्बन की चैन, तो हमने कार्बन की चैन सेलेक्ट कर ली। अब क्वेश्चन है कि काउंटिंग किधर से करेंगे। देखो यहाँ इस पे ये फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो 1 2 इधर से चलें तो 1 2 सेकंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, इधर से आए 1 2 तो भी सेकंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पर एक CH3 और जोड़ दूँ, इसको CH2 करके, अब बताओ आप किधर से काउंटिंग करोगे। तो बेटा अब हमें इधर से काउंटिंग करनी है, क्योंकि इधर से 2 पर पड़ेगा और इधर से 1 2 3 पर पड़ेगा। तो मैंने इधर से काउंटिंग करी 1 2 3। चलो मैं इसको भी ले लेती हूँ 4। तो 4 कार्बन को बेटा हम क्या बोलेंगे ब्यूट, तो हमने ब्यूट लिख दिया। ठीक है, अब देखो ब्यूट, अब इसके बाद में ये देखो सेकंड कार्बन पर क्या है ओन, कीटोन का सफिक्स होता है ओन, तो इसका नाम बनेगा। और सेकंड कार्बन पर तो ब्यूट 2 ओन लिख सकते हो इसको, या फिर आप लिख लो 2 ब्यूटेनोन, यहाँ पर एन दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कार्बन का नाम है, सिंगल कार्बन के लिए लगाते हैं, या आप ये लिखिए जो आपको ईजी लगता है वो लिखिए आप। अब देखो ये एक नाम है, इसको भी आप कर सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये जो है COOR एस्टर बन रहा है, समझ में आया आपको। तो एस्टर के लिए आप खुद से कर सकते हैं, AOAT लगेगा। अच्छा अगर इस टाइप का आता है देखिए,
तो कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली हमने। अब देखो काउंटिंग किधर से करेंगे बेटा, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जा रही थी, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाए तो हमें इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, तो बेटा क्या लिखा हमने, हैग। अब देखिए डबल बॉन्ड किस किस पर आ रहा है, तो देखो 1 और 3, पहले और तीसरे कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमें दिखाना पड़ेगा 1 2। अब दो डबल बॉन्ड है, तो दो के लिए बेटा हमें क्या लगाना पड़ेगा, डाई, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन, तो 1 2 डाई इन, और 5th कार्बन पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 आइन, ये इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के लिए ये मेन चेन सिलेक्ट हो गई। काउंटिंग किधर से करेंगे, देखो ये सी है, तो अब ये वही फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो हमें इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4, तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो 4 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा, ब्यूट, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनल, या ऐसे लिख लेना ब्यूट 1 ऑल। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ आपको ध्यान और रखनी है, यहीं पर बता देती हूँ, अगर आपके मान लो ये कार्बन की चेन है, मैंने वैलेंसी पूरी नहीं की है, CH3 वगैरह यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, राइट, और एक मैंने और कार्बन ले लिया है, यहाँ पे मैंने COOH लगा दिया है, और यहाँ लगा दिया है OH। ठीक है बेटा, और मैंने इसमें यहाँ पे भी OH लगा दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों OH है, राइट, इसमें दोनों OH है, तो काउंटिंग हम बेटा कहाँ से करेंगे, इधर सेकंड पर है, इधर फर्स्ट पर है, तो काउंटिंग तो हमें इधर से ही करनी पड़ेगी 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा, ब्यूट। अब देखो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर OH है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड दो OH है, यानी कि दो के लिए डाई लगाना पड़ेगा, और OH का सफिक्स होता है ओल, तो इसका नाम बनेगा ब्यूट 1 3 डाई ओल। अब इसमें देखो इसको कैसे करेंगे भाई, इसमें भी देखो एक कार्बन ये रहा, काउंटिंग पहली बात तो किधर से करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, इसको प्रायोरिटी पहले दी गई है, इसको 1 देन 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, तो हमें 5 लिखना पड़ेगा, यानी कि पेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहाँ पर हम 4 कार्बन पर OH है, तो 4 ओल ये नहीं लिखेंगे, समझ में आया, क्योंकि ये मेन चेन में हमारा मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी गई है, तो जिसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है हम उसका प्रीफिक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोक्सी आएगा, ना कि 4 ओल। ठीक है बेटा, तो कैसे लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी 1 ओइक एसिड, ऐसे लिखना है बेटा। IPSC ने बहुत सारे हैं, मैंने इसकी स्पेशली 47 मिनट की अच्छे से एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ वो जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा 8 से 10 दिन पुरानी वो वीडियो होगी, वहाँ से आपको पक्का अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 का। देखिए बेटा, एक आपका ये टॉपिक है मिसिल्स। ठीक है, मिसिल्स जो ये टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं बता दूं आपको, यहाँ से क्वेश्चन ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो मिसिल्स बेसिकली होते क्या हैं, देखो ये है आपको, मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये बनते कैसे हैं। तो जब हम किसी भी सोप को पानी में डालते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब किसी हम सोप को, डिटर्जेंट को, सोप को पानी में डालते हैं, यहाँ देखिए, मिसिल्स आर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बाय सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल इन वाटर। जब सोप या डिटर्जेंट जो होता है वो पानी के अंदर जाता है ना, देखो ये पानी के अंदर गया तो ये थोड़ा झाग टाइप बनाता है, फैलता है। ठीक है, तो ये बेटा कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है, मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ ताकि आप समझ ले, ट्रांसलेट भी करूँगी। तो देखो ये इस टाइप की, देखो यहाँ पर इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है, तो देखो यहाँ पर C आपको इससे पहले मुझे एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सपोनिफिकेशन पर, यहाँ आते हैं बेटा। देखो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सपोनिफिकेशन। ठीक है, तो सपोनिफिकेशन क्या होता है, मैं अगर सिंपली फॉर्म में बताऊं तो सपोनिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑयल और फैट आपस में बेस के साथ में NaOH KOH आपस में बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सोप और ग्लिसरॉल। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, सपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच फैट एंड ऑयल रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म सोप एंड डिटर्जेंट इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ से लिखोगे तो इज कॉल्ड लगा देना, वरना कंप्लीटली ठीक है। ठीक है, तो ये देखो बेटा ये रिएक्शन है, वैसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, रिएक्शन को अच्छे से लिख के जाए, लेकिन 1% ना पढ़ने वाला बच्चा मन में नहीं आता है, तो प्लीज़ इस रिएक्शन को पढ़ लेना।
एटलीस्ट इसको तो लिख के आ जाता ना, फैट ऑयल प्लस 3NaOH 3RCOONA प्लस ग्लिसरॉल। इसको तो आप पढ़ ही सकते हैं, इसको ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो फैट है, फैट ने किसके साथ में रिएक्शन करी, NaOH के साथ में, और क्या बनाया, ग्लिसरॉल एंड सोप। तो ये बहुत ही ईजी रिएक्शन है। देखो यहाँ पर आपको बहुत टफ लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बना के दिखाती हूँ, बहुत ही ईजी है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। देखो सबसे पहले आपको लेना है CH2 CO C17H35। बस आपको बेटा ये पढ़ना है, आप इतना तो पढ़ सकते हैं, इसी से पूरी रिएक्शन बना दूंगी मैं आपकी, ठीक है। CH2OCO C17H35 ये पढ़ना है। अब बॉन्ड लगा के आपको इसको CH2 की जगह ओनली CH लिखना है, बस 2 नहीं लगाना। अगेन आपको दोबारा से लिखना है CH2, मतलब CH2 ही लिखना है, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया। इतनी बात समझ में आ गई। और वापस आपको ये पूरा ऐसे ही ऐड करना है, OCO C17H35 OCO C17H35, कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन मिस हुआ है। बात समझ में आ गई। ये सेम है, ये भी, ये तो दोनों सेम ही है, और यहाँ से बस हमने ये हाइड्रोजन रिमूव करिए, CH2 की जगह CH लिखा है। अब हमें बेटा इसकी रिएक्शन करनी है NaOH के साथ, और ध्यान रखना है 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं NaOH के। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 3। तो मैं 3 यहाँ पे ऐसे लिख दे, एक बार समझाने के लिए ऐसे लिख देती हूँ, NaOH NaOH NaOH, ठीक है। अभी मैं आगे समझाऊंगी। अब देखो, अब आपको ये आगे वाला हिस्सा ऐसे का ऐसा ही उतारना है, CH2 वाला, ठीक है। मैं उतार के दिखा देती हूँ, CH2 CH CH2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको इन देखो 3 NaOH लेने हैं, तो 3 NaOH ले लिए, ठीक है। अब इसका पीछे वाला हिस्सा, इसका आगे वाला हिस्सा, इसका पीछे वाला हिस्सा ऐड करना है। देखो ये हमने ऐड कर दिया OH OH OH, ये बेटा हमारा क्या बन गया, ग्लिसरॉल। बात समझ में आई। अब आ जाते हैं आगे। अब देखो ये हमारे पास बचा, हमारे पास पूरी रिएक्शन के अंदर ये बचा, और यहाँ पे हमारा बचा Na, ठीक है। तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, सीधा ना लिख के उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उल्टा मतलब पहले हम CH को लिखेंगे, फिर लिखेंगे O। तो कैसे लिखेंगे, C17H35, ये हमने लिख दिया ऐसी। अब जो ये OCOO है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं COO, मतलब C इन दोनों को एक साथ कलेक्ट कर दिया, COO कर दिया। अब हमारे पास OH तो निकल गए, 3 यहाँ पर ऐड हो गए, ये 3 Na बचे, तो हम इन तीनों Na को यहाँ पर लगा देंगे Na। अब 3 Na लिए हैं, और 3 ही हमने ये तीनों लिए हैं, तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, 3। बेटा ये होता है सोप। ये है रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा से बता देती हूँ, बस आपको बेटा ये ध्यान रखना है, CH2OCO C17H35, ठीक है। यहाँ पर आपको तीनों में सेम ही लिखना है बॉन्ड लगा के, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देना है, यहाँ CH2 की जगह यहाँ CH CH2, 3 NaOH लेना है। अब आपको क्या करना है, ये आगे का हिस्सा लेना है, वो ऐसे कैसे उतार देना है, और जो 3 NaOH है, 3 NaOH मैंने लिख दिया, यहाँ से तीनों OH उठा के यहाँ पे लगा देने हैं। अब यहाँ से ये C17, 3 ही C17 है, तो हमने एक बार लिया पहले, एक बार C17, और OCO को हमने COO बना दिया, COO बना दिया, और यहाँ पे Na बच रहे थे, तो हमने यहाँ पे Na लगा दिया। अब 3 ही Na है, 3 ही C17 वाली पार्ट है, और 3 ही है, तो मैंने आगे क्या लगा दिया, 3। तो ये हमारा ग्लिसरॉल, ये हमारा सोप बना। बेटा ये होता है सोप का फॉर्मूला। अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ना मिसिल्स, तो मिसिल्स में यही था कि जब हम सोप को वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो बेटा ये है सोप का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा आयनिक पार्ट है, और ये हमारा है हाइड्रोकार्बन। अब हम आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए मैंने आपको इसको पूरा लिखा है, आप पढ़ लेना। सपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच फैट एंड ऑयल रिएक्ट विद, ये लिख दी है प्रोसेस। उसके बाद में यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है। ऑयल एंड फैट जो होते हैं, अब बेटा ये फैट जो है यही, इनको ही एस्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इनको, एस्टर बोलते हैं। तो ऑयल एंड फैट आर एस्टर व्हेन दे हीटेड विद NaOH द एस्टर बॉन्ड ब्रेक। जब ये NaOH उसमें रिएक्ट करते हैं, जो एस्टर का बॉन्ड होता है वो देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक होता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट तो ग्लिसरॉल और सोप फॉर्म होते हैं, निकलते हैं, और इसी रिएक्शन को बेटा हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इस रिएक्शन को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सपोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर की NaOH के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमारा एथेनॉल और सोडियम सोल्ट निकलेगा, ये भी एक रिएक्शन है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर सपोनिफिकेशन रिएक्शन आती है तो बेटा आप ये वाली लिख कर आए, इस पर ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे।
ठीक है, ये देखो एस्टर है। अब ये जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है इसमें एस्टर लिया गया है। एस्टर की आप यहाँ से ट्रिक समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले आप ये देखो बेटा, ये तीनों रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ही ली है, मैंने वेस्ट कुछ नहीं लिया। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल लेना है। मैं नाम लिख देती हूँ बेटा, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका नाम है एथेनॉल। बस आपको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है और पूरी दोनों रिएक्शन एक बार में हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल लेना है, तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और H यहाँ पर वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, CH3 COO C2H5 निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एस्टर। तो ये रिएक्शन हमारी एस्टरिफिकेशन। अगर डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो कैसे लिखोगे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एथेनॉल रिएक्ट्स विद ईच अदर टू गिव एस्टर एंड वाटर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, सपोनिफिकेशन देखो एस्टर निकला, अभी जस्ट नीचे एस्टर निकला, तो हमें यही एस्टर यहाँ लेना है। देखो सेम है नहीं, एस्टर लेना है। अब यहाँ पर एस्टर की रिएक्शन करनी है NaOH के साथ में और यहाँ पर हमें निकालना है एथेनॉल। ठीक है, तो देखो एथेनॉल, यहाँ पर हमने एथेनॉल लिया था और यहाँ पर हमने एथेनॉल निकाला है, तो एथेनॉल निकाल दिया है, तो क्या बचा, CH3COO CH3CO और यहाँ पर Na, तो सोडियम सोल्ट निकल गया है। ठीक है, सोडियम एस्टेट में इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी भी डेफिनेशन लिख दी है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो टॉपिक था उस पर हम चलते हैं, मिसल्स पर। ठीक है, तो मिसल्स में होता क्या है, देखो जैसे हम पानी के अंदर सोप या डिटर्जेंट डालते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो मैंने अब यहाँ से एक सिंपल फॉर्म में ये लिया है, देखो ये ध्यान से देखना, ये है ना, और ये हमारा है COONA। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया बेटा, क्या होता है, C17H35 और क्या था, COONA, ये था, राइट। तो ये जो बच्चा, यो हमारा जो आयनिक पार्ट है, एक तो हमारा है आयनिक पार्ट Na और C वाला, और एक हमारा है हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ये C और H है तो हाइड्रोकार्बन तो हुआ, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है और ये हमारा होता है आयनिक पार्ट। ठीक है, तो जब पानी के अंदर जाता है तो जो हमारा आयनिक वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है आयनिक वाला, ये वाटर लविंग होता है। कहने का मतलब ये वाटर के पास जाता है, आयनिक पार्ट वाटर के साथ में इंटरेक्ट करता है, वाटर के पास जाता है। और ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब आप समझते हैं, फोबिया, डरना, पानी से डरना। तो ये जो होता है वाटर रिपलिंग करता है, ये वाटर से दूर भागता है, और ये क्या करता है, ये वाटर के पास में जाता है। ठीक है, तो जो वाटर कहाँ गया, ये जो है, तो हमारा जो डस्ट होता है कपड़ों के अंदर, हमारा जो डस्ट होता है वो वाटर मतलब वाटर से दूर जाके डस्ट के साथ में, ऑयल फेट के साथ में मिक्स होता है। तो इसकी रिएक्शन आप यहाँ से लिख सकते हैं, मिसल्स आर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बाय सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल इन वाटर। तो ये इस टाइप से, तो मिसल्स में क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर रिपलिंग होता है, यानी कि वाटर को अलग करता है, और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर के पास जाता है। ठीक है, तो जो वाटर के पास जाता है वो क्या होता है, जो वाटर लविंग होता है, और वो हाइड्रोफोबिक वाला जो होता है, वो जो हमारा कपड़े जो होते हैं उसका जो मैल होता है, डस्ट होता है, वो उसके पास चला जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जो हमारे सोडियम सोल्ट हैं ये एक दूसरे के इतना पास मतलब दूर क्यों है, तो बेटा यहाँ पर इसमें डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये चार्जेस जो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, समझ में आया, एक दूसरे के दूर जाते हैं, इसलिए इनके अंदर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से बेटा आप समझ गए होंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप खुद से भी ट्रांसलेट कर सकें कि मिसल्स जो होते हैं वो स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो सोप और डिटर्जेंट मतलब मॉलिक्यूल के अंदर सोप और डिटर्जेंट के बारे में बताते हैं वाटर के अंदर, कि जब हम सोप और डिटर्जेंट को पानी के अंदर डालते हैं तो जो हमारे सोप का मॉलिक्यूल होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब आयनिक चार्ज जो उसका मॉलिक्यूलर पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक की फॉर्म में होता है, वो जो वाटर के पास जाता है, और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक की तरह रिएक्ट करता है, जो वाटर से दूर भागता है। समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा इसको ही हम बोलते हैं मिसल्स। आई होप बेटा आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
मैंने आपके लिए इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है ताकि आप लोग पास हो जाओ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे सारी इस वीडियो को ज़रूर देखें, कोई देखे या ना देखे, क्योंकि इस वीडियो में चारों चैप्टर्स के मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही उठाए हैं और वो इतनी ईजी तरीके से कराने की कोशिश की है कि आप पास हो जाओ। और मेरी पूरी गारंटी कि अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, ये चीज़ें भी पढ़ लेंगे, तो आप पक्का पास हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको सब बच्चे देखें, रिपीट करें। IPSC नेम अगर आपको यहाँ पर थोड़े कम लगते हैं तो आप मेरी दूसरे वाली पहली लास्ट वीडियो मैंने जो डाली थी वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने हर IPSC नेम को मतलब बहुत ही ईजी तरीके से कंप्लीटली समझाया हुआ है। यहाँ पर भी समझाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम समझाया है क्योंकि वीडियो बेटा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। जितना ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होगी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। प्लीज़, ज़्यादा टाइम आपके एग्ज़ाम को नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 3 से 4 बार ना, एटलीस्ट 2 से 3 बार तो इस वीडियो को बार बार देखें। नोट्स बनाएं, जितना अगर आप नोट्स बनाएंगे उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।